सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी और इंडियंस को लड़ने के लिए एक नया मौका मिल गया एंड दैट इज द एससीओ कॉन्फ्रेंस, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली एससीओ कंडक्ट हुई, कंप्लीट हुई और उसके बाद पाकिस्तानी और इंडियंस किस बात पे लड़ रहे हैं? इंडियंस इस बात पे खुश हैं कि फाइनली हमने अजरबैजान को वीटो कर दिया, अजरबैजान एससीओ का मेंबर नहीं बन पाएगा। पाकिस्तानीज, हमारे लोग क्यों खुश हैं? हमारे लोग इस बात पर खुश हैं कि हमने आर्मीनिया को वीटो कर दिया, आर्मीनिया इसका मेंबर नहीं बन पाएगा। ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए ये बातें बड़ी अच्छी होती है, ये खुशी भी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए आपको डोपामीन की हिट भी मिल जाती है। लेकिन इस एससीओ कॉन्फ्रेंस का मेन हीरो था कौन और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है क्या? आइए समझते हैं। इस एससीओ कॉन्फ्रेंस का अगर आप एजेंडा उठाकर देखें तो आपको 3 लफ्ज सुनने को मिलेंगे। पहला है टेररिज्म, दूसरा है सेपरेटिज्म और तीसरा है एक्सट्रीमिज्म। अब कौन सा ऐसा मेंबर है जिसको ये तीनों पॉइंट सूट नहीं करते? बट इफ यू वांट टू डिग डीपर इनटू इट तो टेररिज्म का पॉइंट सबसे ज्यादा सूट करता है इस वक्त रशिया को बिकॉज ऑफ द मॉस्को अटैक्स। सेपरेटिज्म का पॉइंट सूट करता है चाइना को बिकॉज ऑफ द चाइना ताइवान वॉरफेयर, और वहां पे कुछ भी हो सकता है, शायद इस साल के आखिर में, शायद अगले साल के शुरू में, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो चाइना को सेपरेटिज्म सूट करता है और जो एक्सट्रीमिज्म का पॉइंट है वो इंडिया को, पाकिस्तान को, सबको ही सूट करता है। यानी इन अदर वर्ड्स टेक्निकली तो टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म ये सारे पॉइंट सबको ही सूट करते हैं। तो ऐसे में ये पॉइंट्स रखे क्यों जाते हैं? ऐसे में इस तरह के पॉइंट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि सब यूनिफाइड रहें। अब इस यूनिफाइड अप्रोच को देखेंगे तो इससे एक आपको हीरो उभरता हुआ नजर आएगा एंड दैट हीरो इज रशिया इटसेल्फ। अब इस पूरी कॉन्फ्रेंस में रशिया को लाइमलाइट कैसे मिलती है? रशिया को लाइमलाइट ऐसे मिलती है कि रशिया ने एक सिग्नल दे दिया, एक सिंबल दे दिया वेस्ट को और यूनाइटेड स्टेट्स को कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है। आज एससीओ के मेंबर्स इसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यू नेम इट, ये सब इसके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल एक बनता है, वो सवाल ये है कि अगर ऑलरेडी अगस्त में अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच में सीज फायर को लेकर बहस हो चुकी और उसमें रशिया ने कह दिया कि हमें ये इलाके मिलेंगे तो ही हम जंग खत्म करेंगे, और उन पॉइंटर्स को यूएस ने नेटो मेंबर्स के साथ डिस्कस भी कर लिया और इवन जेलेंस्की को भी बता दिया, तो फिर रशिया को आज ये सिग्नल देने की जरूरत क्या है कि हम आइसोलेटेड नहीं है? रशिया की बातें तो मानी जा रही हैं। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा कहानी को रिवाइंड करना पड़ेगा। अगर आप रशिया को देखेंगे तो आपको रशिया की शक्ल में एक ऐसा मुल्क नजर आएगा जिसने हमेशा वेस्ट की सुप्रीमेसी को, उसको इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया है। इवन अलास्का की मीटिंग के बाद भी रशिया रुका नहीं है, रशिया ने सीज फायर नहीं किया, रशिया की तरफ से अटैक्स जारी हैं एंड दैट इज समथिंग कि जो नेटो के मेंबर्स जिसको पसंद नहीं करते, नेटो डजंट लाइक इट। और एक और वजह नेटो के पसंद ना करने की वो एनर्जी क्राइसिस है। आज यूरोप डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, रशिया के एनर्जी के ऊपर, और बड़ी हद तक यूएस ने उस एनर्जी की कमी को पूरा करने की कोशिश की है बाय सप्लाइंग इट्स ओन एनर्जी एंड मेकिंग मोर मनी फ्रॉम द यूरोप। बट एट द सेम टाइम रशिया की ये डिपेंडेंस नेटो को पसंद नहीं आती। अब जरा आप यूरोप का हाल उठाकर देखें, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बताता ही नहीं है। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि हेल्थ केयर सेक्टर और हॉस्पिटल्स तैयारी पकड़े क्योंकि 2026 में जंग हो सकती है और इस जंग में 10,000 से लेकर 50,000 कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं। सो जहां जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, बना लें। फ्रांस ये सब कुछ क्यों कर रहा है? गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट करता है कि फ्रांस ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है 2.9% ऑफ द जीडीपी। दिस इज द रिपोर्ट। दैट मीन्स समथिंग बिग इज कमिंग अप। कुछ बड़ा होने वाला है जो आप और मैं शायद अभी नहीं जानते। दूसरी तरफ जर्मनी को देखेंगे तो जर्मनी फुल ऑन डिफेंस बजट पे जा रहा है। कहां जर्मनी 29 बिलियन यूरो खर्च करता था डिफेंस पे, आज जर्मनी 160 बिलियन यूरो स्पेंड करने लगा अपने डिफेंस पे। जर्मनी का डिफेंस बजट 3.5% ऑफ द जीडीपी बढ़ चुका है। जर्मनी इसको कहता है कि हम बंदेश्वर बना रहे हैं, यानी यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। There's something big that's coming up. क्या जर्मनी और फ्रांस अकेले हैं? पोलैंड को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पोलैंड ने अपने जीडीपी का 4% बढ़ा दिया है और पोलैंड ये पैसा खर्च कर रहा है मिसाइल डिफेंस के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर। दे आर पोरिंग फंड्स इनटू इट। लिथुआनिया, लैटविया, इवन एस्टोनिया का 4% ऑफ द जीडीपी बढ़ चुका है एंड दे आर स्पेंडिंग ऑन द एयर डिफेंस एंड दे आर स्पेंडिंग ऑन द रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट। ये सारे यूरोप को आग क्यों लग गई है?
यानी अगर 2025 को देखेंगे सो दैट्स $440 बिलियन जो यूरोप मजीद स्पेंड करने लगा है। और दूसरी तरफ रशिया अपने टोटल बजट का 40% स्पेंड कर रहा है डिफेंस में। दैट मीन्स देयर इज समथिंग बिग दैट्स कमिंग अप। कुछ ऐसा है जो हमारे लेवल से बहुत ऊपर है, कुछ ऐसा होने वाला है कि जो हम अभी नहीं जानते। लेकिन अगर आप दुनिया की पिछले 40 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि 1990s के एंड में मार्केट क्रैश हो गई, 2008 आया, यानी एवरी 7 to 8 years और मैक्स 10 years देयर इज अ रीसेट। और जब 2008 आया तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, फिर 2019 आया तो लॉकडाउन हो गया, उसके बाद अब 2026 और 27 की तैयारी हो रही है which might turn up into a war with Russia। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, वो सवाल ये बनता है कि यूरोप को रशिया से इतनी नाराजगी किस बात की है, यूरोप क्यों रशिया के इतना खिलाफ है, और ये सब कुछ क्या हिस्टोरिकली कोई डेटा सेट ऐसा है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा फैक्चुअल पॉइंट है जो हिस्ट्री में भी रहा हो कि जिसकी वजह से रशिया को कर्टेल करना जरूरी हो। आइए समझते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना है। आपको जाना है सन 1870 में। 1870 में एक खत लिखा जाता है। ये खत लिखा जाता है अमेरिका के एक फ्री मेसन, एक लीडर हु इज अ फ्री मेसन, एल्बर्ट पाइक की तरफ से, और ये लिखा जाता है इटली में। इटली में यह खत लिखा जाता है जुजेप्पी मैज़ीनी को। जुजेप्पी मैज़ीनी एक रेवोल्यूशनरी लीडर हैं जिन्होंने इटली के लिए बहुत काम किया, बट ही इज ऑल्सो अ फ्री मेसन। अब इस खत में क्या लिखा जाता है, ये बात की बात है। पहले ये समझते हैं कि क्या ये खत फेक है या ओरिजिनल है। आप इंटरनेट पर जितना सर्च करेंगे आपको बार बार एक ही चीज़ मिलेगी कि ऐसे किसी खत का वजूद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया था, लेकिन ऐसा कोई खत ब्रिटिश म्यूजियम में नहीं था, या जब ढूंढा गया तब ब्रिटिश म्यूजियम में नहीं मिला। इस खत को 1870 में नहीं लिखा गया। इस खत को एक राइटर ने, जिनका नाम विलियम कार है, विलियम गायकार ने अपनी किताब में लिखा है, और वो किताब 1958 में पब्लिश हुई थी, और उस किताब का नाम था बाय गेस एंड बाय गॉड। तो ये उन्होंने मशहूर किया है कि 1870 में कुछ लिखा गया था, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि खत फेक था, मान लेते हैं दो फ्री मेसन्स के बीच में ऐसा कोई तबादला नहीं हुआ, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। लेट्स कॉल इट कि 1958 में ये खत लिखा गया, ये 1958 में एक राइटर ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया। तो उसके कंटेंट्स क्या है? कैन वी लुक इनटू द कंटेंट्स? कंटेंट्स ये कहते हैं कि हमें दुनिया में एक जंग लानी पड़ेगी विच वुड बी अ वर्ल्ड वॉर 1, और वर्ल्ड वॉर 1 का मेन मकसद एक होगा कि रशिया से ज़ार्स की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, रशिया को कम्युनिस्ट बनाया जाए, और एथिस्टिक कम्युनिज्म को रशिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद उसके 20 साल के अंदर अंदर हमें दुनिया में एक दूसरी जंग अजीम करनी पड़ेगी विच वुड बी द वर्ल्ड वॉर 2, और इसमें फाशिस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इसराइल नाम से एक मुल्क की तामीर की जाएगी, एक मुल्क को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक मुल्क को बनाया जाएगा, बेसिकली इसराइल को इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद हमें अगले 50 सालों के अंदर अंदर दुनिया में रशिया को कमज़ोर भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो ताकत है, वो यूरोप में फैल सके, और उसको ईस्टवर्ड करना पड़ेगा, यानी ईस्ट की साइड पर हमारी डोमिनेंस हो सके। आज अगर नेटो, अभी बात खत्म नहीं लिखी हुई, आज अगर नेटो ईस्टवर्ड मूवमेंट करता है, डेनमार्क को शामिल करता है, सब मुल्कों को शामिल करता है, और ईस्ट में आ जाता है, यूक्रेन की तरफ आता है, तो रशिया को डेफिनेटली थ्रेट तो फील होता है। तो रशिया डेफिनेटली उस थ्रेट के ऊपर काम करता है। बाल्टिक रियासतों का आप शामिल कर रहे हैं तो रशिया का एतराज़ अपनी जगह बनता है। बट राइट नाउ व्हाट यू नीड टू सी इज द नेटो इज मूविंग ईस्टवर्ड्स, एंड बेस्ड ऑन दैट रशिया को अब हमें कमज़ोर करना है, और कमज़ोर करने के बाद तीसरी जंग अजीम का भी जिक्र होता है। जब इस लेटर में तीसरी जंग अजीम का जिक्र होता है तो उसमें ये कहते हैं कि हमें उसके बाद तीसरी जंग अजीम करानी है पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट्स और इस्लामिक लीडर्स के बीच में, जिसमें दोनों अपने आप को तबाह कर लें। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड। अब सवाल यह है कि रशिया के पास ऐसा क्या है कि जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। नंबर 1, रशिया हमेशा वेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, वेस्ट के डिसीजंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट भी करता है और अपनी सॉवरेनिटी भी डिक्लेयर करता है। दूसरा प्रॉब्लम, रशिया एक सॉवरेन स्टेट है, जंग शुरू भी कर सकता है, जंग खत्म भी कर सकता है। तीसरा प्रॉब्लम, रशिया के साथ उसकी एनर्जी कंट्रोल है, एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। आज दुनिया में इतने एनर्जी रिसोर्सेज हैं रशिया के पास कि वो पूरे यूरोप को सप्लाई दे रहा है। 50% ऑफ यूरोप्स एनर्जी
इज कमिंग फ्रॉम रशिया एंड एट द सेम टाइम उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए नेटो को ईस्टवर्ड जाना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें जब आप जहन में रखते हैं तो आपको साफ लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है जो शायद आज हम समझें तो शायद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी दिस गोना बी अ वॉर अगेंस्ट रशिया और वो यूरोप लड़ रहा होगा, या ये हो सकता है कि कोई साइबर अटैक ऐसा हो कि यूरोप को थ्रेटन फील हो, यूरोप उसको इनिशिएट करे और रशिया के ऊपर अटैक कर दे, या मे बी समथिंग एल्स, बट देयर इज समथिंग इन द एयर दैट स्मेल्स। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और ये बात हमारे यहाँ लोग समझते नहीं। व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज कि हमें इंडिया से और इंडियंस को हम पाकिस्तानियों से लड़ने का कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। वी डोंट अंडरस्टैंड कि दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान हमेशा घास का ही होता है। आज आप $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बना लें या पाकिस्तान सीपैक बना लें, हम बेचारे गरीब लोग हैं। और वो कहता ना शायर कि कौन कहता है गरीबों की भलाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम गरीबों पे अमीरों का भी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर वक्त लड़ने से कुछ नहीं चलता। हमें अपने मुल्कों पे, अपनी आवाम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि हम दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट वी बोथ नीड टू रियलाइज वी आर नॉट एटलस एंड द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड अस।